नमस्कार, स्वदेश खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रश्मि शर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन के इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे आईसीआईसीआई बैंक की दूसरी तिमाही के नतीजों की। तो नतीजे उम्मीद से काफी बेहतर आए हैं। कंपनी का मुनाफा बाजार की उम्मीद से अच्छा आया है। बैंक का नेट और ग्रॉस एनपीए भी घटा है। तो नतीजों पर पूरी अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारे सहयोगी ख्याति कोठारी। कोठारी, सबसे पहले आपका पहला रिएक्शन। आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट अनुमान के मुताबिक काफ़ी अच्छे आए हैं। इसका प्रॉफिट, इसका पीपीओपी, एनआईआई तीनों अबव एक्सपेक्टेशंस आए हैं। अगर रिजल्ट से शुरुआत करें तो एनआईआई नेट इंटरेस्ट इनकम 24% से बढ़कर 11,689 पहुंच गया है। पीपीओपी 20% से बढ़ के 9,914 पहुंच गया है और पैट 29% मुनाफा बढ़कर 5,510 पहुंच गया है। इसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4% पर है और इवन इसका एनपीए और ग्रॉस एनपीए रेशियो काफ़ी कम हुआ है। इसके अलावा हम बैलेंस शीट को देखें तो डिपॉजिट्स और एडवांसेस 17% से बढ़े हैं और एवरेज कासा रेशियो इसका 44% पर है। इसका डोमेस्टिक लोन पोर्टफोलियो भी 19% से बढ़ा है। तो हम कह सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग आया है। शुक्रिया ख्याति। तो उधर रिलायंस इंडस्ट्री ने कल अपने जुलाई सितंबर तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। कंपनी का तिमाही दर तिमाही मुनाफा 11.4% बढ़कर 13,680 करोड़ रुपए रहा है और इसके अलावा कंपनी ने रिटेल सेगमेंट में अच्छी रिकवरी भी दिखाई है। वहीं ऑयल टू केमिकल्स यानी ओटीसी सेगमेंट और डिजिटल सर्विसेज बिजनेस में भी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। रिलायंस के नतीजों को कैसे देखा जाए, ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय शर्मा जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे साथ। अजय, हमें बताएं कि रिलायंस के नतीजे बाजार की उम्मीदों के हिसाब से कैसे रहे हैं और इन नतीजों में क्या क्या खास पॉइंट्स रहे हैं। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री के जो नतीजे आए हैं वो क्लियरली बाजार की उम्मीदों से थोड़े बेहतर आए हैं और ये मत भूलिए कि बाजार ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग नंबर एक्सपेक्ट कर रहा था। रिलायंस इंडस्ट्री का स्टॉक एक महीने में 10% ऊपर गया है। सो ऑलरेडी बाजार एक स्ट्रॉन्ग नंबर एक्सपेक्ट कर रहा था। इन्होंने आके थोड़ा नंबर और ज़्यादा अच्छा बेटर दे दिया। कैसे दिया? एक तो रिटेल बिजनेस बहुत सॉलिड तरीके से रिबाउंड किया है सिक्वेंशियली। जियो बिजनेस बहुत सॉलिड तरीके से रिबाउंड किया है, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से था। लेकिन ऑयल टू केमिकल जो ओटीसी बिजनेस है, जिसमें पेटकेम है, रिफाइनिंग है, वो उतना वीक नहीं था। बाजार को लग रहा था कि वो एक ड्रैग होगा, लेकिन वो ड्रैग नहीं था। वहाँ पे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी उन्होंने और उसकी वजह से ओवरऑल नंबर बहुत सॉलिड दिख रहा है। टॉप लाइन बेटर है, बॉटम लाइन बेटर है, एबिटा स्लाइटली ऑन द लोअर साइड है, बट इंटरनल स्ट्रॉन्ग है नंबर्स के। तो मैनेजमेंट की कमेंट्री भी दिखा रही है कि मोमेंटम शायद यहाँ से जारी रहेगा। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि बाजार इन नंबर्स को कैसे लेता है। हम जब ट्रेड के लिए ओपन होंगे मंडे को तो बाजार का रिएक्शन देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बट परफॉर्मेंस तो सिक्वेंशियली बहुत स्ट्रांग थी, स्लाइटली ऑन द हायर साइड। जो बाजार सोच रहा था उससे थोड़ा बेहतर उन्होंने परफॉर्म किया है इस क्वार्टर। उधर पेटीएम के आईपीओ का रास्ता साफ हो गया है। इसकी पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस को मार्केट रेगुलेटर की ओर से हरी झंडी मिल गई है। पेटीएम का आईपीओ इस साल नवंबर मध्य में लिस्ट हो सकता है। कंपनी ने जुलाई में सेबी में आईपीओ के लिए ड्राफ्ट दाखिल किया था। पेटीएम के सॉफ्ट बैंक, बर्कशायर हैथवे और एएनटी फाइनेंशियल निवेशक है। इसमें 50% ओएफएस के जरिए और 50% फ्रेश शेयर जारी किए जाएंगे। इशू का साइज 16,600 करोड़ रुपए का है और ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ है। इसके पहले करीब एक दशक पहले कोल इंडिया का आईपीओ आया था जो 15,000 करोड़ रुपए का था। वहीं ब्यूटी स्टार्टअप नायका का भी आईपीओ 28 अक्टूबर को खुलेगा और 1 नवंबर को बंद होगा। कंपनी ने इस आईपीओ के जरिए 5,200 करोड़ रुपए जुटाने का टारगेट रखा है। कंपनी ने इशू के लिए प्राइस बैंड जारी कर दिया है जो कि 1,085 से 1,125 रुपए है। इसका लॉट साइज 12 शेयरों का है। आईपीओ में 630 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू होगा। वहीं ऑफर फॉर सेल के जरिए प्रमोटर और शेयरधारक 4,19,72,660 शेयरों की बिक्री करेंगे। वहीं पूर्व इन्वेस्टमेंट बैंकर फाल्गुनी नायर ने साल 2012 में नायका की शुरुआत की थी और हम आपको बता दें कि कंपनी ऑनलाइन बिक्री के साथ साथ रिटेल आउटलेट्स के जरिए भी बिक्री करती है। खास बात यह है कि नायका आईपीओ लाने वाली पहली ऐसी यूनिकॉर्न
है जो मुनाफे में चल रही है। साल 2021 में इसकी कमाई 1860 करोड़ रुपए रही है। उधर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से ग्लोबल इकोनॉमी की रिकवरी पर बुरा असर पड़ रहा है। भारत ने ओपेक देशों से अपना उत्पादन बढ़ाने की अपील की है। साथ ही साथ पेट्रोलियम के ईएनपी सेक्टर में नई कंपनियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। I think the message which I heard from this conference very clearly is that high energy prices will certainly, if not checked, have an effect, likely effect, on the global economic recovery. That's true for us. I think that's when things will, it's not for me to comment because, OPEC Plus, we have our conversations with them. I am talking to bilaterally to each of my counterparts. Other countries are also doing the same thing. We have done some steps in the last few days which, maybe are known, where we have encouraged them to come and do more ENP in India. That is the point. We had taken some decision on, sharing our knowledge and data. We are doing other steps. So I think the point which comes through all these meetings, whether it is Exxon or it is Total or anyone else, is that they saw the positive vibes on this. They saw the political commitment. After all, the Prime Minister spent a considerable amount of time talking to about, 29 global CEOs, 29? And these were all the majors, global, the ministers from the important producing countries. You had our Indian two big companies participating. So when the words when the Prime Minister of India says that, and that is reflected in the other 50, 60 sessions which take place, that is the message which goes up. केन ऑयल एंड गैस भविष्य में अपना उत्पादन बढ़ाने जा रही है। बीते 2 सालों में कंपनी ने इस दिशा में काफी बड़ा निवेश भी किया है। कंपनी की आगे की योजनाओं पर कंपनी के सीईओ प्रचुर शाह से खास बात की हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी ने। हमारे साथ केन ऑयल एंड गैस के सीईओ मिस्टर प्रचुर शाह हैं। सर, 18 आवर्स स्वदेश से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाना सरकार के एजेंडे में है। काफ़ी टाइम से इस बात की कोशिश की जा रही है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने काफ़ी इंसेंटिव्स भी अनाउंस किए, बट पिछले 5-6 साल से हम देख रहे हैं कि जो टारगेट गवर्नमेंट ने सेट किए डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, उसमें ज़्यादा सफलता नहीं मिली। आपकी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछूं तो इसमें आप लोगों का प्लान क्या है? देखिए, पहली बात तो आई थिंक हमें सरकार का कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। कल जो प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि सरकार प्रोडक्शन फोकस्ड है, रेवेन्यू फोकस्ड नहीं है, जब ऑयल एंड गैस के प्रोडक्शन की बात हो रही है, ये ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, राइट। सो आई थिंक हमारी कंपनी की तरफ से देखिए, हम कंट्री के लार्जेस्ट प्राइवेट ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर है, एंड हमने काफ़ी पिछले 2-3 साल में ऑयल एंड गैस में इन्वेस्ट किया है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। हमारा प्लान है कि हम कंटिन्यू रखेंगे। हमारा खुद का विजन और टारगेट है कि हम देश का 50% का प्रोडक्शन दे सकें, जिसका मतलब है कि हमें जो अभी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे डबल से ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाना है, राइट। तो उसके लिए हम काफ़ी नई टेक्नोलॉजीज़, नए एक्टिविटीज़ जो हम कर रहे हैं, और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि हम जो सरकार की जो मदद मिल रही है उसके साथ हम इस टारगेट को जल्दी रीच कर लेंगे। कल प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग थी ग्लोबल ऑयल एंड गैस कंपनियों के सीईओज़ के साथ। इन्वेस्टमेंट पर काफ़ी फोकस किया गया। साथ ही साथ गैस मार्केट में गवर्नमेंट ने काफ़ी रिफॉर्म किए हैं पिछले कुछ समय में। देखें, धीरे धीरे इसको काफ़ी ओपन अप किया जा रहा है। तो उस दिशा में अगर देखें तो आपकी क्या योजना है, और क्या आप सरकार से उम्मीद करते हैं कि इसमें और किस तरह के हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है? देखिए, पहली बात तो हम लोग की जो ऑयल एंड गैस जो उत्पादक हैं, जो हम डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं, हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ये अपने जो रिजर्व्स हैं उनको जल्दी से जल्दी प्रोड्यूस कर सकें, राइट। तो उसके लिए हम एक्सप्लोरेशन, फिर उसकी प्रोडक्शन पे की एक्टिविटीज़ हम कंटिन्यूसली कर रहे हैं, और इनफैक्ट अगले 2-3 साल में उसकी स्पीड भी बढ़ा रहे हैं, राइट, ताकि हम इस प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। जो हम गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, आपने गैस की बात की, गवर्नमेंट काफ़ी पैसा खर्चा कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए गैस का, राइट। और उस इंफ्रास्ट्रक्चर से
जो गैस प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए भी आसान हो जाएगा ना, बिकॉज देन वो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, हम उन गैस उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करके डिस्ट्रीब्यूट कर सकेंगे। तो आई थिंक हमारा जो फोकस है वो डोमेस्टिक ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन बढ़ाने का रहेगा, और वो ही ट्रू इनेबलर है आई थिंक सेल्फ रिलायंस के लिए। आपका प्लान अगर हम अगले 1-2 साल के लिए देखें, क्या एक्सपेंशन प्लान होगा डोमेस्टिक मार्केट में? तो डोमेस्टिक मार्केट में हमारा प्लान ये है कि हमारा जो टारगेट है, हम कंट्री का 50% प्रोडक्शन हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, राइट, विच मीन्स कि अगले 1-2 साल में हमारा टारगेट है कि हम एक्सप्लोर करके इस पॉइंट पे आ जाए कि हम कंट्री का 50% प्रोडक्शन कर सकें। स्पाइस जेट ने अपने कार्गो कारोबार को बढ़ाने के लिए स्पाइस एक्सप्रेस बनाया है। स्पाइस जेट के चेयरमैन और एमडी अजय सिंह अपने कार्गो डिवीजन के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, उनसे बात की हमारे संवाददाता समीर दीक्षित ने। जहाँ तक कार्गो का सवाल है, हमने एक अलग कंपनी बनाई है स्पाइस एक्सप्रेस, और उस कंपनी में तेज़ी से ग्रोथ हो रही है, और उसमें हम जहाज़ भी जोड़ेंगे, अपने बिजनेस में और बढ़ोतरी करेंगे, और भारत की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक्स और कार्गो कंपनी के रूप में उभरेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हम ऐसे मौक़ों को तलाशेंगे। हमने अभी उसकी स्लम्प सेल की है, तो एक अलग एंटिटी बनाई है विच इज़ ओन्ड बाय स्पाइस जेट। उसमें हम फंड इन्फ्यूजन भी अगले कुछ महीनों में करेंगे, और हमें लगता है कि बहुत उसका एक पोटेंशियल है ग्रोथ का। तो डेफिनेटली आप उसमें देखेंगे कि कई कदम हम उठाएंगे जिससे हम सबसे बड़े एक लॉजिस्टिक्स कंपनी के रूप में उभरें। उधर सिटी बैंक के रिटेल कारोबार के लिए कई बड़े बैंकों ने बोलियां भेजी हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 22 अक्टूबर तक करीब 4 बड़े बैंकों ने अपनी बोलियां भेजी हैं। इसमें कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक और इंडसइंड बैंक शामिल हो सकते हैं। ये बोलियां किस भाव पर हैं और कब तक इसके बिडर का नाम फाइनलाइज हो जाएगा, ये जानने के लिए चलते हैं हम हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा के पास। अंकुर, बताएं हमें। जी हाँ, सिटी बैंक इंडिया के रिटेल एसेट्स बिजनेस के लिए प्राइवेट बैंकों ने बोलियां लगाई हैं, और हमें जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है उसके मुताबिक HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और यहाँ तक कि इंडसइंड बैंक ने भी जो सिटी बैंक के रिटेल एसेट्स हैं उसके लिए बोलियां सबमिट की हैं। आपको हम ये भी बता दें कि जो सिटी बैंक इंडिया ने अपना वैल्यूएशन सीख किया था वो करीब $2 बिलियन का था, बट ये इंटरेस्टिंग होगा कि किस भाव पर ये बोलियां यहाँ पे सबमिट की गई हैं। जो सिटी बैंक का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रहा है भारत में, वो था क्रेडिट कार्ड बिजनेस में। एक दशक पहले उसका मार्केट शेयर करीब 20% था, जो कि अब गिरकर 4% तक रह गया है। और जब सिटी बैंक इंडिया ने घोषणा की थी, इनफैक्ट ग्लोबल लेवल पर घोषणा हुई थी कि 13 कंट्रीज से वो बाहर निकले थे, जिसमें भारत एक था, तब से अभी तक रिटेल कस्टमर्स में काफ़ी गिरावट आई है, और जो क्रेडिट कार्ड के कस्टमर्स हैं उनमें भी करीब 1 लाख कस्टमर्स कम हो गए हैं। तो देखना ये होगा कि किस भाव पे ये बोलियां आती हैं और कब तक जो सूटर है उसका चुनाव हो सकता है। अब आपके लिए गुड न्यूज़। दरअसल करीब 1.5 साल बाद महाराष्ट्र के सिनेमाघर एक बार फिर गुलजार हो गए हैं। फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। ET नाउ की सीनियर एडिटर तमन्ना इनामदार ने बात की फिल्म क्रिटिक कोमल नाहटा और PVR कार्निवाल सिनेमा हॉल के मालिकों से, और ये जानने की कोशिश की कि क्या सिनेमाघरों में एक बार फिर रौनक लौटेगी या इसके लिए अभी करना होगा थोड़ा और इंतजार। कमल जी, सबसे पहले बताइए कि क्या आपको पूरी उम्मीद है कि लोग वापस थिएटर आ जाएंगे? जी, ना सिर्फ उम्मीद है पर पूरा विश्वास है कि लोग सिनेमास में आएंगे, क्योंकि पिछले 2.5 महीने से जितने भी बाकी बड़े राज्य हैं, दिल्ली, यूपी, पंजाब, तेलंगाना, साउथ में, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये सारे पिछले 2-2.5 महीने से चल रहे हैं, और यहाँ पे रेगुलरली फिल्म्स रिलीज हो रही हैं। साउथ में जो लोकल रीजनल फिल्म्स हैं, तमिल में, तेलुगु में रिलीज हो रही हैं। नॉर्थ में, पंजाब में पंजाबी फिल्म्स रिलीज हुई हैं, जो दिल्ली के काफी इलाकों में बहुत ही अच्छी चली हैं, बट पंजाब में जो उनका बिजनेस हुआ है वो कोविड के टाइम से पहले के बिजनेस से कहीं ज्यादा हो रहा है।
साथ में हॉलीवुड स्टूडियोज ने अपनी फिल्म्स लगातार रिलीज की हैं। बॉन्ड अभी रिसेंटली रिलीज हुई, वेनम रिलीज हुई सोनी के द्वारा, और इन सबके नंबर्स बहुत ही इनकरेजिंग हैं और हमें पूरा विश्वास है कि लोग सिनेमास में आने के लिए पूरा तैयार हैं। और इस समय जो एक ही कमी है वो है कि बड़ी हिंदी फिल्में जल्दी से जल्दी रिलीज होना स्टार्ट हों। अब वो कमी भी पूरी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सूर्यवंशी जो एक बहुत ही बड़ी फिल्म है वो 5 नवंबर दिवाली के इमीडिएटली बाद रिलीज हो रही है। और मेरे ख्याल से बस को देखते हुए मूवी की ये तय है कि जो सूर्यवंशी की एक्सपेक्टेशंस हैं वो सिर्फ उनको ना सिर्फ पूरा करेगी बट एक्चुअली एक्सीड करेगी। वाह, कोमल नाहटा जी, सिनेमा जाना एक रिवाज रीति एक तरह से है, बहुत भारतीयों के लिए, बहुत परिवारों के लिए, हमारी रग रग में है ये। लेकिन पिछले 2 सालों में ये आदत सी टूट गई है और लोग एक एक्सपीरियंस के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन क्या वो इतने पैसे टिकट पर देंगे, फिर 200-250 रुपए की पॉपकॉर्न खरीदेंगे, फिर बीच बीच में मास्क लगाकर मूवी देखेंगे, वो भी एक सीट छोड़कर? ये सारे सवाल भी आज हैं इंडस्ट्री के सामने है, लेकिन इनका जवाब ये है कि यस, वो रुपए खर्च करके जाएंगे, वो बाहर ऑडिटोरियम से बाहर खाना पीना करेंगे, वो मास्क लगा के फिल्म देखेंगे, क्योंकि वो ऊब चुके हैं, घर बैठ के ऊब चुके हैं, घर पर मनोरंजन कंज्यूम करके ऊब चुके हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर फिल्में और शोज देखकर ऊब चुके हैं, और वो सिनेमा एक्सपीरियंस जो उन्हें चाहिए उसके लिए बेताब है, बेसब्र है और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब हम जाएं। सिनेमा एक्सपीरियंस एक ऐसा एक्सपीरियंस है, आपको मजा आता है, आपके बाजू में कौन बैठा है आपको नहीं पता, शायद आप कभी नहीं मिले हो, शायद कभी मिलोगे भी नहीं, लेकिन एक साथ रोना, एक साथ हंसना, एक साथ सीटी और ताली बजाना, वो एक्सपीरियंस आपको घर बैठ के नहीं मिल सकता है। और सिनेमा का मजा वही है, एक ग्रुप एक्सरसाइज है जिसके लिए लोग तरस रहे हैं सिनेमाघर में। और ये प्रूव होता है क्योंकि पंजाबी फिल्म्स या तेलुगु तमिल फिल्म्स, उनका बिजनेस, मैं पंजाबी फिल्मों का बिजनेस कहूंगा, एक फिल्म लगी पुआड़ा, हिट हुई, उसके कुछ हफ्तों बाद लगी चल मेरा पुत 2, सुपर हिट हुई, उसके 2 हफ्तों बाद या 3 हफ्तों बाद लगी किस्मत 2, सुपर डुपर हिट हुई, उसके बाद चल मेरा पुत 3 रिलीज हुई, चल मेरा पुत 2 मल्टीप्लेक्सेस में चल रही है, उसके साथ साथ चल मेरा पुत 3 भी रिलीज हो गई क्योंकि वो फिल्म लॉकडाउन के दौरान शूट हुई थी, वो भी बड़ी हिट हो गई। और उसके बाद आई हौसला रख, वो ब्लॉकबस्टर हो गई। तो इमेजिन, सुपर हिट, ब्लॉकबस्टर, पैसे देख ही देख रहे हैं ना लोग। और वही इंसान है जो पंजाबी सिनेमा देख रहे हैं, वही इंसान है जो बॉलीवुड देखेंगे, बॉलीवुड की फिल्में देखेंगे। कहने का मतलब है कि वो भी लोग हैं, हम भी लोग हैं। तो वो वहां अगर फिल्में हिट हो रही है तो कोई कारण ही नहीं है कि यहाँ फिल्में हिट नहीं होगी। हिट, सुपर हिट, ब्लॉकबस्टर्स, सारी चीजें देखने को मिलेगी। वाह, ये तो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है कोमल नाहटा। संजय गुप्ता, क्या आप इस ऑप्टिमिज्म को एको करते हैं? क्या आप इससे अग्री करते हैं कि लोग आएंगे बड़ी फिल्में देखने और बोर हो चुके हैं घर पर, चाहे वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे पिक्चरें देख रहे हैं, आराम से अपना खाना मंगा रहे हैं ऐप पर, लेकिन सिनेमा हॉल भी आएंगे और सारे रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद आकर भारी नंबर्स में देखेंगे? क्या आप इस व्यू से अग्री करते हैं? मैं सबसे पहले तो कहूंगा कोमल जी के मुंह में घी शक्कर, जो भी ये बोल रहे हैं वो सच हो, और डेफिनेटली हम फिर से वही नज़ारा देखें जो प्री कोविड देखा था। पर मैं उतना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ, क्योंकि काफ़ी आदतें बदल चुकी हैं, काफ़ी आदतें बढ़ चुकी हैं। और पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं जब फ्लाइट में भी ट्रैवल करता हूँ 1-2 घंटा मास्क लगा के जब बैठना पड़ता है, इट बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर मी, मे बी इट इज अ पर्सनल थिंग। सो आई डोंट नो कि अगर मैं थिएटर में जाके मास्क लगा के उतनी देर अकेला एक सीट पे बैठ के कितना एंजॉय करूंगा, वो आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ। और रिस्ट्रिक्शंस हैं, 50% ऑक्यूपेंसी है, ये सब तो नंबर्स जो हैं वो पहले जैसे तो होने के लिए बहुत टाइम है अभी। कुणाल, क्या सेफ्टी के लिहाज से आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? क्योंकि जो ये देख रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि हाँ हम जाना चाहते हैं, वो भी बोर हो चुके हैं घर पे, लेकिन एक थॉट आता है दिमाग में कि मेरे बगल में जो बैठा है क्या उसका डबल वैक्सीन हो चुका है, एक ही एयर ब्रीथ कर रहे हैं, इंटरनल वेंटिलेशन सिस्टम है,
आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें ठीक से फॉलो कर रहे हैं, जो थिएटर ओनर्स हैं, प्रॉपर्ली हो रहा है सारा? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जो हम रिस्ट्रिक्शंस की बात कर रहे हैं सिनेमा को लेके, हमने ऑलरेडी देख लिया है बाकी राज्यों में और महाराष्ट्र में सिनेमा छोड़ के बाकी सारी चीजें खुली हैं, जिसको हम रेस्टोरेंट्स, मॉल, ट्रेन, बसेस, और आज जो इन सभी चीजों को रिस्ट्रिक्शन बोल रहे हैं, ये एक न्यू लिविंग है, नॉर्मल है, जिसके साथ हम जीना सीख गए हैं। तो मास्क पहनना, सैनिटाइजर लगाना, ये पहले एक बहुत बड़ी चुनौती थी और हमने कभी आज तक किया नहीं था, बट आज एक बहुत ही ज्यादा नॉर्मल चीजें हो गई है। तो रिस्ट्रिक्शंस ना बोल के सिनेमा भी एक नॉर्मल है, लोगों ने जैसे एक्सेप्ट किया है, रेस्टोरेंट, मॉल, ट्रेन, बसेस, फ्लाइट सब खुल जा रही है, वैसे सिनेमा घर भी डेफिनेटली खुल जाएंगे। ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ये न्यू लिविंग है, जिसके साथ लोग आज 18 महीनों में सीख गए हैं जीना। उनको ये एक बोझ नहीं लगता, एक नॉर्मल लाइफ लगती है, और हम सबको भी। दूसरा जो आपका सवाल था कि प्रिकॉशंस और ये सब की बात है, ये हमने पिछले सब 6 महीने में हमें खोलने की परमिशन थी, और अब जब 3 महीने से हम बाकी राज्य में खोल रहे हैं, हमने ये सारा प्रूफ किया है कि कोई भी एक केस या एक वॉल्यूशन किसी भी सिनेमा घर में नहीं हुआ है, चाहे वो स्टाफ को लेके हो, चाहे वो शो रिस्ट्रिक्शंस को लेके हो, सोशल डिस्टेंसिंग को लेके हो। तो सारे सिनेमा घरों ने पूरे देश में ये प्रिकॉशंस लिए हैं। अब जब हमें बोला गया है कि स्टाफ का डबल वैक्सीनेशन होना चाहिए, तो हमने वही स्टाफ को रखा है जिसे डबल वैक्सीनेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाईवे निर्माण में देश लगातार कई रिकॉर्ड ही बना रहा है और जल्द ही शानदार टनल जम्मू कश्मीर में बनने जा रही है। ये टनल देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे लंबी टनल होगी। इंजीनियरिंग के इस बेहद शानदार प्रोजेक्ट का नाम है जोजिला टनल। देखिए जोजिला टनल पर ये हमारे स्पेशल रिपोर्ट। बदलते, बढ़ते और सफल होते भारत की तस्वीर है जोजिला टनल। दुनिया में भारत के इंजीनियरिंग का लोहा मनवाने की तस्वीर है जोजिला टनल, और इसी पर है हमारा खास प्रोग्राम कि कैसे जोजिला टनल जम्मू कश्मीर को देश के बाकी हिस्से से जोड़ता है, और क्यों खुद प्रधानमंत्री मोदी जोजिला टनल को जल्द पूरा होने के लिए इस पूरे प्रोजेक्ट पे लगातार निगाह बनाए हुए हैं। अपडेट लेते हैं, मैराथन मीटिंग करते हैं, और कोशिश यही कि ये टनल जल्द से जल्द पूरा हो और भारत में उसकी काबिलियत का जो लोहा है, परचम है, वो दुनिया के पटल पर और ऊंचा हो सके। श्रीनगर को लेह लद्दाख से साल के 12 महीने जोड़ने का सपना जल्द ही पूरा होने जा रहा है। इस सपने को हकीकत में बदलने का नाम है जोजिला टनल। जोजिला दर्रे में बन रही ये सुरंग 13.5 किलोमीटर लंबी है, और ये सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे ऊंची और लंबी सुरंग होगी। समुद्र तल से 3000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर बन रही ये सुरंग जल्द ही तैयार हो जाएगी, जिससे सिर्फ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को ही नहीं बल्कि यहाँ आने वाले सैलानियों की परेशानी दूर हो जाएगी, और करीब 3.5 घंटे का रास्ता महज 15 मिनट में तय किया जा सकेगा। एशिया की सबसे ऊंची 13.5 किलोमीटर लंबी ये जोजिला टनल, इसका काम तेजी से चल रहा है। तमाम मुश्किलों, तमाम चुनौतियों के बीच में इसके काम को पूरा करने के लिए इंजीनियर्स, वर्कर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और एक बार ये टनल पूरी होती है उसके बाद लेह लद्दाख देश के बाकी हिस्से से साल के 12 महीनों के लिए जुड़ जाएगा। दरअसल सर्दियों में जोजिला दर्रे में जमकर बर्फबारी होती है, जिससे इस इलाके का रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है। गाड़ियों का आवागमन भी पूरी तरह ठप हो जाता है। जम्मू कश्मीर से लेह लद्दाख का इलाका नवंबर से अप्रैल तक पूरी तरह से कट जाता है, जिसकी वजह से दोनों तरफ आर्थिक, सैन्य, टूरिज्म हर पहलू पर इन 6 महीनों में जबरदस्त मार पड़ती है। अब बात चुनौतियों की करें, सबसे पहला और बड़ी चुनौती है यहाँ के मौसम की मार की। मौसम ऐसा कि टेम्परेचर कई बार यहाँ पर -20, -30 डिग्री चला जाता है, उससे भी पार पाना है। दूसरी बात ये कि जो स्नोफॉल है, जो बर्फबारी होती है, वो इस कदर होती है कि सड़क तक नहीं दिखाई देती। उस चुनौती को भी पार पाना है। सुरक्षा अपने आप में, सेफ्टी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है ही। तो इन तमाम चुनौतियों को पार करके लॉजिस्टिक किस तरीके से जो मशीन है उसको ऊपर इतनी ऊंचाई पर 8-9 हज़ार मीटर ऊंचाई पर लाना, वो भी बहुत बड़ी चुनौती है। इन तमाम चुनौतियों को पार करके लक्ष्य यही है
है कि इस टनल के काम को साल 2026 तक पूरा कर लिया जाए। लेकिन अच्छी बात यह है कि इंजीनियर ने दावा किया है, कंस्ट्रक्शन कंपनी MEIL ने दावा किया है कि उससे काफ़ी पहले यानी कि साल 2025 तक में इस टनल के काम को पूरा कर लिया जाएगा। और पूरा होने का सीधा मतलब यह है कि ये जो गर्व का पल होगा उसके पूरा होने पर लेह लद्दाख बाकी के भारत के बाकी हिस्सों से साल के 12 महीने जुड़ जाएगा। और 12 महीने जुड़ने का मतलब यह है कि हर उस पहलू पे, टूरिज्म का पहलू हो, सेफ्टी का पहलू हो, चाहे सेना का पहलू हो, हर पहलू पर भारत के लिए एक बहुत बड़ी ये जीत साबित होगी। साल 2018 में केंद्र सरकार ने जोजिला टनल बनाने के लिए हैदराबाद की मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को टेंडर दिया। ये प्रोजेक्ट सरकार के साथ साथ कंस्ट्रक्शन कंपनी MEIL के लिए बेहद अहम और चुनौतियों से भरा प्रोजेक्ट है। MEIL के मुताबिक प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए -40 डिग्री तापमान में भी काम जारी रहा। 1500 वर्कर्स की दिन रात की मेहनत जल्द ही रंग लाएगी। डायरेक्टली इन्वॉल्व है वर्कफोर्स, आज का डेट में लगभग 1500 लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व है। बट इनडायरेक्टली देखेगा तो ये 7000 लोग के आसपास में जाएगा, क्योंकि बाकी लॉजिस्टिक्स हो जाएगा, मटेरियल सप्लाईज हो जाएगा, टूल्स हो जाएगा, ये सब पे हमको कंसिडर करना है। वन ऑफ द टफेस्ट प्रोजेक्ट्स इन इंडिया इफ नॉट एंटायर वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर रेंजेस है विंटर में -40 चले जाता है एंड इतना हेवी स्नोफॉल पड़ेगा, यहाँ पे कुछ दिखता नहीं है। मतलब लास्ट विंटर में हम लोग यहाँ पे आया था बट कुछ दिख नहीं रहा था रोड कहाँ पे है करके। आज हम लोग क्लियर करके जाएंगे रोड, कल वापस आएगा तो फिर दिखेगा नहीं है। यूं तो जोजिला टनल को पूरा करने का लक्ष्य कागजों पर साल 2026 का है, लेकिन प्रोजेक्ट की समीक्षा करने आए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जोजिला टनल को दिसंबर 2023 तक तैयार करने का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य दे दिया है। गडकरी के मुताबिक 26 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोजिला टनल का शुभारंभ करेंगे। ET नाउ स्वदेश। इसी के साथ स्वदेश खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।